नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है और दुनिया भर की नजर है कि आखिर इस गिरावट के मायने क्या। पिछले लंबे समय से, लगभग पिछले 2-2.5 महीने से शेयर मार्केट में ये जबरदस्त गिरावट हम लगातार देख रहे हैं और इस तरह का भूचाल जो देखने को मिला है उसका सीधा सीधा अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जोड़कर इससे देखना वाजिब है। जिस तरह से ट्रंप नए राष्ट्रपति अमेरिका के यहाँ पर आने के बाद से टैरिफ जो पॉलिसी है उसको लेकर जितनी बातें हो रही हैं, इन सब के बीच में इस शेयर मार्केट में गिरावट के मायने क्या है, संदेश क्या है, इकोनॉमी पर इसका, अर्थव्यवस्था पर इसका असर किस तरह से, क्या ये मंदी की आहट है, क्या मंदी के दौर से हिंदुस्तान और दुनिया के देश गुजरने वाले हैं, रोजगार पर बहुत बड़ा असर क्या इसका पड़ने वाला है। ये तमाम सवाल हैं। आम आदमी की पॉकेट पर इसका क्या असर होगा, समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह, एसोसिएट एडिटर, न्यूज 24 मुंबई से जुड़े हैं। विनोद फोगला, शेयर मार्केट एक्सपर्ट, जयपुर से जुड़े हैं। राघव चतुर्वेदी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और धीरेश कुलश्रेष्ठ, अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में इंद्रजीत सिंह जी आपसे ही करेंगे। मुंबई में इसको लेकर किस तरह की घबराहट है, किस तरह का रिएक्शन लोगों में देखने को मिल रहा है। सवाल है कि ट्रंप के टैरिफ का दुनिया के बाजार में ये बुरा असर देखने को मिल रहा है, हिंदुस्तान पर भी इसका असर सीधे सीधे नजर आ रहा है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट का नौकरियों पर कितना असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा, वैसे ही परेशानी। शेयर बाजार में गिरावट से क्या देश और दुनिया मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। इंद्रजीत सिंह जी, पहला सवाल, मुंबई में रिएक्शन, शेयर मार्केट के आसपास जो लोग हमेशा रहते हैं, नजर बनाए रखते हैं। जी बिल्कुल मीना जी, जैसा आपने पूछा, मैं आज बीएससी बिल्डिंग के बाहर गया था जहाँ पे आमतौर पे निवेशक एक-एक जो शेयर होता है उसके मूवमेंट पे नज़र रखते हैं। सभी निवेशक नहीं, आजकल ऑनलाइन हो गया तो सभी निवेशक नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि अभी भी दलाली स्ट्रीट के आस-पास या शेयर बाजार के आस-पास जमा रहते हैं और एक-एक कर स्क्रीन देखते रहते हैं कि कौन से शेयर घट रहे हैं, कौन से बढ़ रहे हैं। सबके चेहरे की अगर बात करें तो सभी के चेहरे पर आज निराशा थी, सभी का कुछ न कुछ नुकसान हुआ था और कहीं न कहीं एक डर का माहौल है। और डर ये है कि कहीं मंदी ना आ जाए, क्योंकि जो आहट है वो ट्रेड वार की आहट है। आपने देखा कि जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया, इसके बाद उतना बाजार रिएक्ट नहीं किया था। अगर फ्राइडे की बात करें तो बाजार उस तरह से रिएक्ट नहीं किया था, लगा था कि सारा कुछ संभल जाएगा। लेकिन जब चाइना ने रिटेलिएट किया, चाइना ने भी अपनी तरफ से जो टैरिफ लगाया, फिर इसके बाद 10 कंपनियों के बारे में जो ट्रेड पर बैन की बात की, उसको अमेरिका की, उसको लेकर जो मार्केट में एक मैसेज गया कि अब दुनिया में ट्रेड वार शुरू हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर आप देखिए कि अमेरिकी बाजारों पर ही दिखा। इसके बाद दुनिया भर के बाजार, एशियाई बाजार जितने भी हैं, सभी गिरावट के साथ खुले। इंडियन बाजार की बात करें तो 3000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ बीएससी खुला था। इसके अलावा निफ्टी भी 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ, हालांकि शाम जाते जाते थोड़ा करेक्शन जरूर दिखा है, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि ये जो गिरावट है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कब तक रहेगा। निश्चित तौर पर मंदी की आहट है। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और धीरे-धीरे और जगहों पर भी मंदी होगी। तो निश्चित तौर पर जो मंदी की आहट है इसको लेकर लोग घबराए हुए हैं, इन्वेस्टर घबराए हुए हैं। हालांकि जो निवेशकों को सलाह देते हैं एक्सपर्ट, वो बार-बार ये कह रहे हैं कि आप 2-4 दिन वेट एंड वॉच कीजिए और लॉन्ग टर्म में निवेश कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म में आप निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर बाजार से आपको मुनाफा मिलेगा, क्योंकि शेयर बहुत सारी अच्छी कंपनियों के शेयर गिरे हुए हैं। खासतौर पर आप उन शेयरों में निवेश करें जिनका अमेरिका से अमेरिकी कारोबार से कोई लेना देना ना हो, या जिनके मतलब जिनका एक तरह से कहें कि रिकॉर्ड अच्छा हो, अच्छा परफॉर्म लगातार करती आ रही हो, ऐसी कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिन निवेशकों के पैसे डूबे हैं, आपको पता होगा, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं मीना जी की 3-4 महीने से ये हालत है कि 3-4 महीने से मार्केट में गिरावट का दौर है
और ऐसे जी में बड़ी गिरावट का आना कहीं न कहीं निश्चित तौर पर जो निवेशक हैं वो घबराए हुए थे। जी, इससे पहले 2 ढाई महीने में 2-3 बार हमने जब भी चर्चा की है, तब एक बात बार-बार सभी की तरफ से आई कि घबराने की या चिंता की बात नहीं है। क्या अब उस बात में कहीं न कहीं संशय की स्थिति पैदा हो गई है विनोद फोगला जी? क्या अब डर बढ़ रहा है? अब इकॉनमी कोलैप्स होने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं या फिर ये सिर्फ़ एक समय है जिसे पास होना है, एक लहर की तरह है? नमस्ते मैम ऑडियो एंड आपके जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपने ये बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट पे आज ये डिस्कशन किया है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई चीज बाजार में है नहीं, क्योंकि ये दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक इन्वेस्टर होता है, एक ट्रेडर होता है। ट्रेडर जो है उनको एक्सपेक्टेशन अपनी मॉडरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 3-4 साल 5 साल से एक तरफ पार्टी चल रही थी। तो ऐसा नहीं होता है कि बाजार में उतार चढ़ाव नहीं होता है। बाजार में उतार चढ़ाव होना बहुत ही फिनोमेनल है। एक करीबन 18 महीने में 10% का बाजार उतार चढ़ाव होना बहुत बहुत ही संभव है, बहुत होता भी रहता है। 2-3 साल के अगर आप टाइम होराइजन में देखें तो 20 से 25% का, और अगर एक डिकेड के टाइम होराइजन देखें, व्यू में देखें, तो आप 40-45% का पुल बैक होना बाजार में एक नेचुरल फिनोमेना है। तो बाजार में जो बाउंस बैक होता है, वो जितना जल्दी बाजार गिरता है उतना जल्दी बाउंस बैक भी होता है, क्योंकि कोविड के दौरान आपने देखा कि 38% डाउन हुआ तो एकदम से बाउंस बैक भी उसी तरीके से किया। तो बाजार में क्या है कि उस आदमी को घबराने की जरूरत है जो कि पास्ट रिटर्न देख करके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और अगर रिटेल कोई भी इन्वेस्टर है जिसने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है और एक फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रख के किया है, रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रख करके किया है, तो उस आदमी के लिए ये रिस्क पर्सपेक्टिव नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव है और उनका पैसा बनना है। आज भी अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल की एसआईपी की रिटर्न देखते हैं, अगर रिटेल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, तो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर सबसे जो खराब स्कीम है मैम, उसका भी रिटर्न 12% का है। 12% जी, में 6 साल में पैसा डबल होता है। एवरेज जो स्कीम है उसका 15% का रिटर्न है, 15% में 5 साल में रिटर्न होता है। कोई सबसे अच्छी स्कीम तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, बट मैं ये कहता हूं कि सबसे खराब भी आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगी, एवरेज स्कीम भी होगी तो भी 15% का रिटर्न है। तो इससे और वो तब है जब बाजार जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में 25%, इंडेक्स लेवल पर अगर आप देखें तो 15% के आसपास डाउन है। बाजार में गिरावट होना नॉर्मल सी बात है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, पिछले 2 दिन में 3,000 सोने का भी भाव डाउन हुआ है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जी, पिछले जी, 22 बिल्कुल, सालों बहुत के डायमंड इम्पोर्टेंट के बात रिटर्न कही जो है वो आपने। 0% के मैम। हाँ, बिल्कुल विनोद जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो सोने के भाव में इतना गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट एक साथ मेरे ख्याल से पिछले लंबे समय में नहीं देखने को मिली। तो उसका कारण क्या है? देखिए, मार्केट सेंटिमेंट से चलता है शॉर्ट टर्म में। जितने भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, होता क्या है कि वो पास्ट रिटर्न देख करके करते हैं। होना इसका उल्टा चाहिए। अगर पिछले 3 साल 5 साल का किसी एसेट्स क्लास का रिटर्न कम है या बिलो एवरेज है, तो उस एसेट्स क्लास में आपको एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। जबकि आमतौर पर इन्वेस्टर यही गलती करते हैं कि जिस पास्ट एसेट्स जिसमें 3 साल 5 साल 10 साल का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है, अबव एवरेज होता है, वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी गोल्ड का रिटर्न पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो 30% से प्लस का है। 5 साल का रिटर्न भी 15% 16% की रेंज में है। तो अगर, और ऐसा नहीं है कि गोल्ड में स्लो स्लो नहीं आया, इससे पहले भी आए हैं। मतलब 7 कॉमोडिटी में किसी में भी 7 से 8 साल का कंटिन्यू एक बड़ा लंबा स्लो डाउन आता है। 1980 से 1982 के दौरान आया, वो कि 1989 तक करीबन 9 साल तक भाव वो नहीं आया वापस। सेम चीज चांदी के अंदर भी है। चांदी में 2012 के अंदर जो भाव था वो 2022 में आया, 10 साल तक। आप सोच के देखिए कि पिछले 10 साल, उस 10 साल के पीरियड के दौरान इन्वेस्टर के सारे फाइनेंशियल गोल शायद आ गए होंगे। एजुकेशन बच्चों की मैरिज, जो कि प्राइमरी गोल होते हैं आमतौर पर। तो कमोडिटी में साइकिल्स जो है वो लंबे होते हैं, और हुँ, असेट एलोकेशन को फॉलो करना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर असेट्स क्लास को। असेट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि सब तरीके से डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए पोर्टफोलियो। इक्विटी में इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी नहीं समझते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि वहां पर एक बेस्ट फंड मैनेजर आपके लिए अवेलेबल है जो कि बाजार के उतार चढ़ाव को न्यूट्रल कर देता है
बना रहता है, कूल रहता है, काम रहता है, मैनेज कर लेता है। दूसरा, कुछ पैसा आपको 10 से 15% गोल्ड में डाला जा सकता है, फिर सिल्वर में। आप तो असेट एलोकेशन करना जरूरी है। अभी समस्या क्या है मैम, कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो मात्र 5 लाख रुपया इक्विटी में लगा हुआ है, इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है, पर टेंशन पूरा 100 का 100% इक्विटी वाले पे है, बाकी 95 पे कोई जिक्र ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। ये सबसे बड़ा चैलेंज, राइट? जी जी जी। सवाल ये है राघव चतुर्वेदी। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, मैं आपके पास आऊंगी राघव जी को सुनने के बाद। ओवरऑल अर्थव्यवस्था का व्यू आपसे लेंगे, लेकिन अभी आम आदमी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है राघव चतुर्वेदी, और उनसे डायरेक्ट सबसे ज्यादा वास्ता आम आदमी का जो रहता है, वो आम आदमी इस वक्त ज्यादा चिंतित होता है, ज्यादा परेशान होता है, जिसे मार्केट की कम समझ है कंपैरेटिवली, या जिसका इनिशियल मतलब तुरंत वाला जो नुकसान है वो इसमें उसको डराता है। धन्यवाद मैम, मुझे पुनः एक बार अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित बात है मैम, जैसे विनोद जी बात कर रहे थे कि आज के समय में यदि आपको इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ देखना है तो आपको स्टॉक मार्केट का उपयोग करना ही होगा। लेकिन इसके दो तरीके हैं, या तो आपके पास इतनी पर्याप्त समझ हो जहां आप कंपनियों को एनालाइज कर पाए, खुद देख पाए, जैसे अभी बात की कि भाई अपॉर्चुनिटी वहां है जहां पे जिन कंपनियों का अमेरिका से लेना देना नहीं है, जो अपनी देश की ही डिमांड पे काम कर रही हैं, उन कंपनियों में यदि इन्वेस्ट किया जाए तो अपॉर्चुनिटी है। उनको बहुत ज्यादा असर इस बात से नहीं पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप किन चीजों पर टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजें होंगी जिनको देश के लोग ही उपयोग कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि हर व्यक्ति के पास ना तो इतनी क्षमताएं होती हैं, ना इतना समय होता है, और यदि समय और क्षमताएं दोनों हो उसके बावजूद उनको एनालाइज करने के जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उन पर वो खरा नहीं उतर पाता। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दे स्टॉक मार्केट के गेन को, फिर तरीका होता है म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करना। जहां आप नहीं जानते वहां जो फंड मैनेजर है वो उस चीज को जानते हैं कि कहां पैसा लगाना है, कहां पैसा रोकना है, किस समय उसको डेप्ट में कन्वर्ट कर लेना है, कितने समय तक हाथ में कैश रखना है और कब इन्वेस्ट करना है। तो ये दो तरीके हैं। रही बात चिंताग्रस्त होने की, तो निश्चित बात है, चिंता का कारण ये है मैम कि अगर किसी घर में जगह होती है तो सीढ़ी थोड़ी सी स्लोप में बनती है, जहां चढ़ने पे पैरों में दर्द नहीं होता है, धीरे धीरे आप चढ़ पाते हैं। लेकिन यदि सीढ़ी एकदम खड़ी बना दी जाएंगी तो चढ़ने और उतरने वाले दोनों लोगों के लिए खतरा होगा। स्टॉक मार्केट जिस तरीके से गिरा तो वो उतना ही है जितना समय के साथ यदि गिरता तो उतना खतरनाक नहीं लगता। लेकिन क्योंकि बहुत कम समय में इतना स्टॉक गिर चुके हैं जिसकी वजह से लोगों में खतरा, प्लस जो लोग अभी तक उस वेव पे ट्रेवल कर रहे थे जहां पैसे लगाने के बाद बढ़ा करते थे, उन लोगों को समस्या और खतरा दोनों चीजें पॉजिटिव है। मतलब ऐसा है कि लोगों में समस्याएं आ रही हैं। पूरी बात जिस चीज से शुरू होती है वो टैरिफ वॉर है मैम, और टैरिफ वॉर में इंडिया की जो पोजीशन है उसको स्वॉट में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में अगर बांटेंगे, सिर्फ 2 मिनट में मैं इस पूरी चीज की जो जड़ है जिसकी वजह से पिछले 3-4 महीनों में आप 2-3 बार डिस्कशन कर चुकी हैं और पूरा देश जो है वो बार बार इन्हीं चीजों पर बात कर रहा है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले थ्रेट जो है आज के समय में वो यही है कि भाई चाइना तो लड़ने के मूड में है, और चाइना आज से नहीं, चाइना बहुत पहले से ये जानता था कि एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी इस तरीके की है जहां डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का रुख देखते हुए उन्होंने बहुत पहले गोल्ड की बाइंग रिकॉर्ड लेवल पर शुरू कर दी थी। गोल्ड के प्राइजेस जो इंक्रीज हुए थे उस समय, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने परचेजिंग बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड की करना शुरू कर दी थी, क्योंकि गोल्ड डॉलर के बाद वास्तविक ऐसी चीज है, या डॉलर से पहले भी वास्तविक ऐसी चीज है जिसको कहीं भी कोई भी खरीदने के लिए तैयार है। इंडियन रिजर्व बैंक ने भी बहुत अच्छा काम किया था, इंडिया ने भी अपने गोल्ड रिजर्व को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके तैयार किया था। तो चाइना ने जैसे ही बराबरी की बात की कि नहीं भाई अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ वॉर करते हैं तो हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी आ जाती है कि चाइना के पास जो इतना बड़ा, सबसे बड़ी बात है चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा है मैम, और वो मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो एक्सपोर्ट हो जाती थी। लेकिन जब आज एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा वो, तो डंपिंग की समस्या आती है, क्योंकि इंडिया में पहले भी एक दौर था जब चाइना का बहुत माल डंप होता था। इस ट्रेड वॉर से जो थ्रेट वाला, स्वैट में थ्रेट की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा थ्रेट है कि चाइना अपना माल डंप ना करे या कोई ऐसे देश इलीगल रूट से डंप ना करने लग जाए, ये थ्रेट है। वीकनेस क्या है हमारी? वीकनेस ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं मैम, ये एक हार्श चीज है। अभी 2 दिन पहले हमारे मिनिस्टर ने दिल्ली में एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस को
बहुत कड़वे तरीके से मुखातिब हुए थे, जहां ये कहा गया था कि इंडियन स्टार्टअप और चाइनीज स्टार्टअप्स में क्या अंतर है। चाइनीज स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ईवी बना रहे हैं, जबकि इंडियन स्टार्टअप्स जेप्टो और स्विगी जैसे काम कर रहे हैं, जहां लेबर को सिर्फ चीप लेबर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करते, ये हमारी वीकनेस है। रही बात अपॉर्चुनिटी क्या है, तो इसी वीकनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है कि आप आज तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे। इस समय में जब आपको डंपिंग से बचना है, इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, तब आप यदि हो सके तो मैन्युफैक्चरिंग कर लें। और सबसे बड़ी बात जो नहीं है अच्छी, लेकिन अच्छी सिर्फ इसलिए है कि क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है। स्ट्रेंथ्स ये है मैम कि हमारे पास बहुत सारे मुंह हैं, और जितने मुंह है उतनी भूख है, उतनी डिमांड है। इंडिया की जो साइज है वो कंजम्पशन के लिहाज से बहुत बड़ी है, तो ऐसी कंपनियां जो इंडिया को प्रोड्यूस करके दे रही हैं वो बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज, इतने समय से जो मार्केट गिर गया है वो कुशन की तरह काम करेगा, तेज झटका नहीं है। 3 महीने से जो लोग गिरने की आदत डाल चुके हैं, उन्हें आज एक दिन की ये जो आदत है गिरने की, वो इतनी भारी नहीं लगेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो पूरी इकोनॉमी के तौर पे हमें देखनी होंगी, और ये जो हकीकत है उसको स्वीकार करना होगा। जी, एक भारत की अर्थव्यवस्था और एक दुनिया की अर्थव्यवस्था, असर तो अमेरिका का सीधा सीधा दोनों पर आता है प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि चाइना का जिक्र यहाँ पर राघव जी ने किया, और जब चाइना के कंपैरिजन में हम मैन्युफैक्चरर उतने बड़े नहीं हैं, जबकि हमारी पॉपुलेशन और हमारा जो पूरा मतलब विविधता जितनी जबरदस्त है, और कंजप्शन इस पिछले बजट में जब बात हो रही थी हमारी बजट के दौरान भी, तब भी देश के वित्त मंत्री का फोकस यही था कि कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन को बढ़ाएं। लेकिन सवाल ये है कि अभी तो मंदी का डर सता रहा है। क्या ये मंदी का डर वाकई में है अभी, या अभी एक अलार्मिंग कि ठीक है, चोर आया चोर आया चोर आया, चोर आए नहीं, इसलिए पहले से ही तैयारी दुरुस्त रखें। देखिए मीना जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को, चूंकि आपने ऐसे विषय पे चर्चा आप कर रहे हैं कि वर्तमान में वर्ल्ड की जितनी रूटर्स से लेके जितनी भी बड़ी से बड़ी न्यूज एजेंसीज और न्यूज चैनल्स हैं, इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन के आया है, निकल के आया है। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात ट्रम्प साहब कर रहे हैं, अब जरा इसको हम इस नज़र, एक अर्थशास्त्री होने के नाते समझ लें कि पहले तो ये समझ लें कि ये रिसेशन की तरफ ले जा रहा है क्या। इतनी जल्दबाजी होगी रिसेशन मैडम, हम तब कहते हैं जब 2 क्वार्टर तक, मतलब 3 मतलब 6 महीने तक लगातार जो है ना इन्फ्लेशन हाई जा रहा है, तब हम कह पाएंगे कि रिसेशन की कंडीशन में पहुंच गए। इन्फ्लेशन होगा ये तय है। वर्ल्ड के जो है ना टॉप मोस्ट जो थिंकर्स हैं या थिंक टैंक्स हैं, वो इसका प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि दुनिया में चीज़ें महंगी होंगी। उसका रीज़न केवल और केवल ये रेसिप्रोकल टैरिफ है। इसका पॉजिटिव साइड में जाना चाहूँगा, फिर मार्केट पे आऊँगा। अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइना जो है ना 67% मतलब यूएस से चार्ज करता है टैरिफ, और चाइना के ऊपर जो लेविट किया है अभी माननीय ट्रम्प साहब ने, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने, वो 34% किया है, और इंडिया के ऊपर जो है ना 26% किया है। अब मैं इसमें टेक्निक्स ये बताना चाहूँगा, और बड़ा बड़ा लेमन के रूप में ये बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर जैसे मान लो जो इंडस्ट्री, जो अमेरिकन इंडस्ट्री, जैसे लेट्स से एग्जांपल एप्पल एक एग्जांपल है हमारे सामने, वो अगर चाइना में अगर वो अपना प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन यूनिट बनाए रखता है, तो उसको 34% टैरिफ देना होगा, वापस करना होगा। अगर वो इंडिया में करता है प्रोडक्शन तो 26% देना होगा। इस लिहाज से मैं ये समझ पा रहा हूँ, और ये मेरे साथीगण सभी सहमत भी होंगे कि जब 26% का ये जो आएगा और 34% का, तो चाइना एक रेसिप्रोकल कहने की स्थिति में है, नंबर 1। हम अभी उस स्थिति में नहीं है, नंबर 2। नंबर 3 जो मेन बात है, जो 26% होगा, तो अगर वो शिफ्ट होता है वहां से, तो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी को लाभ मिलेगा, ऐसा प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूं आज की डेट में। लेकिन ये बात सच है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 बेसिस पॉइंट्स हमारा अभी आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट को करेक्शन किया है, और उसके पीछे रीजन ये था कि भाई इन्फ्लेशन ना हो जाए, लोगों के पास में लोगों के जेब में पैसा रहे, मनी रहे, और वो परचेजिंग पावर बनी रहे, लोग मार्केट में जो है ना पैसा लगा सकें। ऐसी स्थिति में ना हो कि वो जो डेली नीड्स की चीजें हैं वो भी खरीदने की, क्योंकि महंगाई बढ़ने के आसार हैं, और ये केवल
का दूसरा जो परिप्रेक्ष्य है, ये केवल भारत के संदर्भ में ही नहीं है मीना जी। ये अगर हम लोग इसको और गहराई से देखें, ये निश्चित रूप से मैंने पहले भी अपने सेशंस में कहा है और आप इसको सभी लोग सहमत भी होंगे कि यूएस आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि वो आइसोलेशन में चला जाए, क्योंकि वो यूरोपियन आपका जो यूनियन है यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, उनके साथ झगड़े में है ना, चाइना के साथ वो झगड़े में है। हम जब सब किसी के साथ अगर टैरिफ की बात करने लगेंगे, अमेरिका के हित में टैरिफ की जो नीतियां हैं ट्रंप साहब की, मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में इसके असर देखेंगे, क्योंकि भारत की तरफ अभी 26% है। लोग सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है ना जो यूएस के ऊपर लगा रहा है, लगभग 52% लगा रहा है। तो रेसिप्रोकल का जो मतलब होता है, तो हम लोग ये मान रहे थे 52% होगा। किस अगर 52% मतलब समान भाव से ही अगर कर दिया, रेसिप्रोकल ही कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत की इकोनॉमी एकदम चरमरा जाए। लेकिन उन्होंने लगभग 50% रखा है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन हाई होगा, रिसेशन कहना बहुत जल्दबाजी होगी अर्थशास्त्री होने के नाते, लेकिन ये मार्केट में जो उथल पुथल हम लोग देख रहे हैं विश्व स्तर पर, और ये रहेगी। आपने शायद सुना हो और हम लोगों ने देखा भी, ट्रंप साहब ने जब ये बात रखी तो उन्होंने कहा कभी कभी किसी बीमारी को खत्म करने के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है, इसलिए मैं कड़वी दवा ले रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में एक बिटर इंजेक्शन लगा रहा हूँ। ये उनके शब्द हैं, उसको केवल कोट कर रहा हूँ। तो ये जो हमें दिख रहा है कि पूरी 180 देशों के ऊपर एक साथ लगभग 50% के आसपास उन्होंने लगा दिया। अब आप जरा समझिए, ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है दुनिया के लिए। अब ताइवान जैसी कंट्री के ऊपर इन्होंने 32% लगा रखा है। आप समझिए कि सेमीकंडक्टर से चलने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री महंगा होगा, मोबाइल इंडस्ट्री जहां पर चिप पड़ती है, यानी कि सब जगह पर महंगाई होगी। वो सारी वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेके अगर हम मोबाइल इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, ये सारी महंगी होने वाली है। और जब ये महंगी होने की प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं मीना जी, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जब ऐसा अगर लगातार ये 3 महीने 6 महीने होता रहा, तो निश्चित रूप से लोग कह रहे हैं कि रिसेशन की ओर विश्व बढ़ रहा है। केवल भारत नहीं, विश्व बढ़ रहा है। विश्व, तो यानी कि संभावनाएं इसमें अभी बनी हुई है, और उसका कारण जो है वो मार्केट का अकेला, सिर्फ मार्केट यानी शेयर मार्केट का डाउन होना या शेयर मार्केट का कोलैप्स होना या शेयर मार्केट में लगातार गिरावट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा विनोद फोगला जी ने कहा कि समय समय पर ऐसा होता रहा है, अभी चिंता की बात नहीं है। दोनों बातों में आपकी में दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन आम आदमी जो है वो, जिसके हाथ में उतना ही है जितना खर्च होना है, शेयर मार्केट में ऐसी संख्या बहुत बड़ी होगी विनोद फोगला जी, जो डेली कुछ लिक्विड मनी को करते होंगे, पैसे को करते होंगे, और उससे लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। इंद्रजीत सिंह जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगी, पहले विनोद फोगला जी, अगर हम सिर्फ उस आम आदमी को देखें जो डेली शेयर मार्केट से अपने घर के जरूरी खर्चों को पूरा करने की व्यवस्था करता है, वो इस वक्त परेशानी में है। मैम, क्या होता है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि डेली खर्चों के लिए इक्विटी मार्केट है ही नहीं। दो चीजें होती है, एक आमदनी कमाना, इनकम कमाना, और एक वेल्थ क्रिएट करना, धन से दौलत का रूप लेना। इनकम कमाने का मतलब ये है कि आपने 1 लाख रुपया कमाया और आप विद फैमिली मनाली घूमने चले गए, ये इनकम है। वेल्थ क्रिएट करने का मतलब है, धन से दौलत का रूप लेने का मतलब है कि आपको टाइम की फ्रीडम मिल गई, आपको कोई भी काम करने के लिए घड़ी, कैलेंडर और बैंक बैलेंस ना देखना पड़े, वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो इक्विटी मार्केट जो है एक लंबे अरसे में, एक लंबे वक्त में वेल्थ बनाने का जरिया है, न कि डेली आमदनी का। मैंने जैसे कहा कि जो डेली आमदनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं, उनको आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए व्हीकल नहीं है। आपको सरप्राइज होगा मैम कि 18-19 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। इसी तरीके से 25 करोड़ सब्सक्राइबर हैं ड्रीम 11 के, जबकि इक्विटी मार्केट में 12 से 13 करोड़ लोगों ने डीमेट खुले हैं। उसमें से भी अगर आप एक्टिव देखेंगे तो 5-6 करोड़ लोग हैं। अभी भी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का 140 करोड़ का केवल 5-6 करोड़ लोग एक्टिवली कर रहे हैं।
उसमें से भी अगर आप F&O के डेटा देखेंगे तो 94%, 93% लोगों को नुकसान हो रहा है। मेरा मैसेज यही कन्वे करना चाह रहा हूं मैं कि ये व्हीकल आप दूरी के हिसाब से साधन तय करते हैं। अगर आज आपको आपकी कॉलोनी में कहीं जाना है तो आज आप शायद 2 व्हीलर लेके चले जाएं, लेकिन अगर आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो आपके व्हीकल में से 2 व्हीलर हट गया, 4 व्हीलर हो गया सारे, या फ्लाइट हो गई। लेकिन अगर आपको जयपुर से हैदराबाद जाना है तो फ्लाइट ही आपके हिसाब से मोस्ट सूटेबल है। तो आप दूरी के हिसाब से साधन तय करते हैं। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी क्या है कि आपको 5 साल बाद पैसा चाहिए, 10 साल बाद पैसा चाहिए, 20 साल बाद पैसा चाहिए, उसी तरीके से आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको डेली पैसा कमाना है तो इक्विटी मार्केट उसके लिए सबसे हार्डेस्ट रास्ता है। मार्क माय वर्ड, सबसे मुश्किल रास्ता इक्विटी मार्केट ही है। और कई बार बाजार में जब अपने पेसिमिस्टिक बात करते हैं या मंदी की बात करते हैं, मंदी जैसी बाजार में कुछ है नहीं। हाँ, मंद गति जरूर है, थोड़ा स्पीड कम हुआ है, ये आप कह सकते हो। और इक्विटी मार्केट में क्या है, ये बाजार उतार चढ़ाव का रीत है मैम। विनोद जी एक और बात, तकरीबन 5 करोड़ का आंकड़ा आपने बताया है जो एक्टिव डीमेट अकाउंट है, यानी कि जिसमें शेयर बाजार की डीलिंग करते हैं। इन 5 करोड़ में से भी आपने कहा 90% घाटे में है। नहीं, 90% घाटे में नहीं है। F&O के अंदर जो करते हैं 13 करोड़ लोग जो डीमेट है, उनमें से F&O का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, वो जो डेली खरीदा बेची करते हैं, राइट। F&O का मतलब होता है कि आपके पास 1 लाख रुपए आपके पास है, लेकिन आपने 10 लाख रुपए का माल खरीद लिया, उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। तो अपनी औकात से ऊपर पैसा ले लेना, राइट। और दूसरी बात, जो अपने मंदी की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको जैसे कहा कि ये मंद गति हुई। कई बार क्या होता है कि पेसिमिस्टिक बात करते हैं तो ज्ञानी या विद्वान लगते हैं, परंतु बाजार में पैसा तो वही बनाता है जो ऑप्टिमिस्टिक होता है। पैसा बनाने की पहली कंडीशन यही है कि आपका ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है। पैसा है पर पॉजिटिव नहीं है तो उसका फायदा क्या है? कोई फायदा ही नहीं है। तो आपको क्या है कि बने रहना है, यही समय है और सही समय। बाजार उतार चढ़ाव की रीत है वो होगा। और रही बात टैरिफ की, तो टैरिफ में क्या है कि ट्रम्प साहब भी एक पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, उनको भी अपनी दुकान चलानी है, उनको भी बिजनेस मेकर है, वो बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। सब चीजें 2-3-6 महीने में सेटल हो जाएंगी। अगर अभी भी आप 1979 से आज तक सेंसेक्स देखेंगे तो सेंसेक्स तो हर 5-6 साल के नजरिए में बढ़ता ही जा रहा है। तो ओवरनाइट पैसा बनाने का ये तरीका नहीं है। इन्वेस्टर बने, रिस्क प्रोफाइल से बने, अपने गोल को तय करके इन्वेस्टमेंट करें, रेगुलर बेसिस पे सेट एलोकेशन फॉलो करें, पोर्टफोलियो का रिव्यू करें, निश्चित तौर पर आपका वेल्थ बनेगा, धन से दौलत का रूप लेगा। जी इंद्रजीत सिंह जी, सवाल ये है कि इस वक्त दो बातें आ रही कि अभी हम मंदी की तरफ नहीं जा रहे। ये डर है, ये चिंता है, लेकिन अभी 3-4-6 महीने लगेंगे जब स्थितियां देखी जाएगी। और सिर्फ अमेरिका जो है वहां से तय नहीं होगा, बिकॉज यूरोपियन यूनियन अपने आप में अलग शक्ति है, इधर चाइना भी बराबर की शक्ति बन रहा है, हिंदुस्तान भी अच्छी ताकत बन रहा है। जितने मेरे पैनलिस्ट से मैंने समझा इस बात को कि हिंदुस्तान को भी अब उस तरह से नहीं आंकना चाहिए जैसे कि इससे पहले तक आंकते रहे हैं। हमारी स्थिति भी मजबूत हुई है तुलनात्मक रूप से। सवाल ये इंद्रजीत सिंह जी कि इस वक्त जैसा आपने कहा और बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि ये अच्छा समय है निवेशकों के लिए। आपने जो कहा कि वो कंपनीज जो कि अमेरिका से संबंधित नहीं है, जितने लोगों से आपकी बात हो रही है, शेयर मार्केट जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते भी हैं कि हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी दिलचस्पी इस बात में भी जरूर होगी कि भाई करें कहाँ इन्वेस्ट। तो कुछ ऐसे टिप्स भी देते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस वक्त, कौन कौन सी कंपनीज में ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। मीना जी, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी इसमें, क्योंकि ज्यादातर जो एक्सपर्ट होते हैं किसी न किसी कंपनियों से जुड़े होते हैं। तो वो जिन कंपनियों से जुड़े होते हैं वो उन कंपनियों को ज्यादा रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर ऐसे दोस्ती में बात करें किसी से तो अच्छी सलाह देते हैं लोग, और अच्छी सलाह यही होती है कि आप खुद देखें कि कौन सी कंपनी का रिटर्न किस तरह का रहा है और ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का रहा है कंपनी का, उसके पीछे बैकअप क्या है,
सरकारी बैकअप है या प्राइवेट है, तो किस तरह का प्राइवेट बिजनेसमैन है, कौन है इसके पीछे, कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना काम किया है या सिर्फ हवा में है। क्योंकि मैं एक कंपनी का शेयर देखा था, पिछले 1 साल में डबल हो गया, लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो उस कंपनी के एक भी नए प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखे। मैं कंपनी को नजदीक से जानता हूँ, यहाँ पे नाम लेना ठीक नहीं है। तो कई सारी चीजें होती हैं, ऐसे में उस कंपनी के भी सलाह देने वाले कहते हैं इसका शेयर खरीदो तो बहुत अच्छा आपको मुनाफा मिलेगा, लेकिन हमको पता है कि कभी न कभी ये बबल जरूर फूटेगा। लेकिन मंदी इस समय तो नहीं है, लेकिन मंदी की आहट जरूर आ सकती है, ये अंदेशा सभी को है। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक चल रही है, 3 दिवसीय। ऐसी खबर है कि 25 बेसिस पॉइंट का जो रेपो रेट है उसमें फिर से कटौती हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं और जितने भी एक्सपर्ट यहाँ पर हैं इससे सहमत होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है काफी मजबूत है। अगर ट्रेड वार चाइना और अमेरिका में शुरू होता है तो उसका फायदा भी भारत को हो सकता है। लेकिन अगर पूरे ट्रेड की बात करें तो दुनिया भर में जितना भी ट्रेड होता है, अगर अमेरिका और चाइना को मिला दें तो लगभग 50% ट्रेड इन्हीं दोनों का। तो हमको बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक जरूरत ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमको ज्यादा काम करना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी का भी मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होता है वहां की इकोनॉमी हमेशा अच्छा रहती है। और चाइना की अगर कंपैरिजन की बात करें तो चाइना और अमेरिका का कंपैरिजन, दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि चाइना में जो लेबर है वो काफी सस्ता है। चाइनीज प्रोडक्ट आप देखिए कि कोई चीज आप यहाँ पे 100 रुपए का बनाते हैं तो वो 80 रुपए में बना लेते हैं, 75 रुपए में बना लेते हैं। तो थोड़ी ड्यूटी देने के बाद भी वो दूसरे जगहों पे सस्ता पड़ता है। यही कारण है कि चाइना का जो सामान है पूरी दुनिया भर में डंप है। जी राघव तो उसको चतुर्वेदी बीट जी, करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे डिस्कशन में एक तो वो व्यक्ति है जो शेयर मार्केट से सीधा सीधा वास्ता रखता है, और एक वो जिसका कोई वास्ता नहीं है, जिसको ना निवेश में इंटरेस्ट है ना शेयर मार्केट को वो समझता है, लेकिन मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसका असर उस पर भी पड़ता है। निश्चित मैम, पहले इसी के संबंध में बात कर लेंगे। मार्केट में कौन कौन लोग आते हैं। मार्केट में 2-3 तरह के लोग आते हैं। एक सर जो बता रहे थे, विनोद जी की बात को ही मैं कनेक्ट करूंगा ताकि वो क्लियरिटी रह सके। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्ट के लिए आते हैं और उन लोगों को ये चिंता नहीं होती है, उनका ये टारगेट नहीं होता कि मैं आज जो पैसे कमाऊंगा उससे घर की आवश्यकता पूरी करूंगा। वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और वो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कुछ भी उतार चढ़ाव छोटे बड़े होते रहे, एक चीज सर्वमान्य सत्य है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट को आगे ही जाना है। उसके कुछ बेसिक कारण है कि आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है और चीजों को बेहतर होना ही है। पहला कारण, पहले तरह के लोग। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो आते हैं लेकिन उनको बहुत लंबा नहीं रहना, जो अभी अपॉर्चुनिटी को गेन करने आए हैं लेकिन फिर भी वो माल खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं। हो सकता है 1 महीने बाद निकल जाए, 2 महीने बाद निकल जाए, 6 महीने बाद निकल जाए। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। उन लोगों को इस समय में मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि लगभग सभी चीजें गिर रही हैं। एक वो लोग होते हैं जो संभावनाओं पर खेलने आते हैं, जिन्हें स्पेकुलेशन, इनकम टैक्स में भी ऐसी इनकम को स्पेकुलेटिव इनकम कहा जाता है, सट्टेबाजी की इनकम कहा जाता है। जो आज सुबह आता है, ट्रेड में घुसता है और उसके साथ पहली कंडीशन ये है कि 3 बजे से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। यानी 3 बजे से पहले किसी भी मूवमेंट पे जहां मुझे लगता है कि मेरी स्थिति या तो लाभ में आ गई या कम से कम हानि में आ गई, तब मुझे निकल जाना है। कई ऐसे लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको कभी मौका नहीं मिलता अच्छे लाभ में आने का, और ना कभी वो दिल पे पत्थर रह के ये कह पाते हैं कि इतना ही लॉस है। तो 3 बजे मार्केट उन्हें अपने आप उठाकर बाहर फेंक देता है कि भाई ये लॉस बना, तेरा घर ले जा। तो ये 3 तरीके की मेंटेलिटी के लोग आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे कम घाटे में वो लोग रहेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे। लॉन्ग टर्म में भी अब इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो व्यक्ति जानता हो, जैसे सर ने बात की, और मैं इसी बात पे मुझे ध्यान आया, मैं उस समय भी कहना चाहता था। सर तो कह रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी के मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं जिनको कोई नए ऑर्डर नहीं मिले थे। आप ताज्जुब करेंगे मैम, कई ऐसी कंपनियां हैं जो लिक्विडेशन में जा चुकी हैं। यानी एनसीएलटी ने कह दिया है कि ये कंपनियां बंद कर देनी चाहिए। उनके शेयर 4-4 गुने हो रहे हैं क्योंकि वो पेनी स्टॉक है। और हमारे देश में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनमें से हार्डली कोई लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। अन्यथा सिर्फ ये देखते हुए कि भाई फलाने लिया है या रेट पिछले 1 महीने में कितनी हो गई है, तो आप आश्चर्य करेंगी कि जो कंपनियां खुद ये कह रही हैं कि हम बंद होने जा रही हैं, उनके स्टॉक 4-4 गुना बढ़ गए। तो
तो ये बिल्कुल सेपरेट मैटर है और अशिक्षा की वजह से या कम नॉलेज की वजह से ऐसा होता है। जो आपने प्रश्न पूछा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई ऐसा व्यक्ति जो ना तो स्टॉक में इन्वेस्ट करता है ना उसे करना है, वो इस सबसे कैसे प्रभावित होगा? वो ऐसे प्रभावित होगा मैम कि आईटी सेक्टर में मैं कई ऐसे क्लाइंट मैनेज करता हूं। इंडिया का आईटी जो है वो सबसे सस्ता पड़ता है विदेशों में। मतलब ऐसे लोग जो विदेशों में कोई काम कर रहे हैं लेकिन ग्लोबली वो मार्केट देख रहे हैं, कोई अमेरिका की कंपनी अपने सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए कोई व्यक्ति देख रही है, तो इंडिया में जयपुर में राजस्थान के किसी छोटी सी जगह में वर्क फ्रॉम होम करता हुआ कोई व्यक्ति उनको आईटी सर्विसेज देता है। वो व्यक्ति 2 से 3 छोटे इंटर्न अपने पास रखता है या व्यक्ति अपने पास रखता है जिनसे वो छोटे छोटे टास्क करवाता है। इन सब वजहों से जो अब हो रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित ही आईटी सेक्टर होने वाला है। जब मुझ जैसे व्यक्ति को जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है बाहर से काम नहीं मिलेगा, तो वो जो 3 बच्चे जो मैंने रख रखे थे उनको भी मैं धीरे धीरे या तो 2 करूंगा, 1 करूंगा या निकाल दूंगा। तो ये उस व्यक्ति को प्रभाव पड़ने वाला है जो खुद इन्वेस्ट नहीं करता लेकिन जुड़ा हुआ है ऐसे व्यक्ति से। ग्लोबल इंडस्ट्री जो है, ओवरऑल ग्लोबल इंडस्ट्री है, वो इससे डेफिनेटली प्रभावित होने वाली है। और सिर्फ आखिरी बात मैं ऐड करूंगा मैम, और फिर आप शायद धीरेन्द्र सर से इसको एग्री कीजिएगा। सबसे शर्मनाक बात यह है मैम कि जितने भी विश्व संगठन है, विश्व व्यापार संगठन यदि है, वो बिल्कुल चुप है। बिल्कुल नाकारा नहीं कहना अच्छा लगता लेकिन वाकई नाकारा संगठन है कि इतनी बड़ी स्थिति में जब ग्लोबली बात हो रही है, आपको शायद याद भी नहीं होगा कि डब्ल्यूएचओ ने कोई डब्ल्यूटीओ ने कोई स्टेटमेंट भी दिया हो कि करना क्या है। तो जब वैश्विक संगठन अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो फिर देश अपने स्तर पर निपटेंगे। तो ये बात एक अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी होगा देश में उसका असर तो लाजमी है, स्वाभाविक है। हिंदुस्तान को क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करने की इस वक्त जरूरत है, भारत की सरकार को और भारत के लोगों को? जी मीना जी, देखिए ये जो मैंने विनोद जी को सुना और अन्य साथीगण जैसे कि हमारे चतुर्वेदी साहब ने भी कहा, देखिए ये विश्वव्यापी समस्या बन के आई है। बाजार केवल भारत का ही नहीं गिर रहा है। अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि बाजार गिर रहा है तो कहाँ का गिर रहा है, पूरे विश्व के बाजार गिर रहे हैं। और उसका कारण केवल क्या है, ट्रंप साहब हैं। तो वो जो आशंका जताई जा रही है कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे धड़ाम से गिर पड़ेगी या इन्फ्लेशन इतना हाई हो जाएगा कि मंदी के दौर में घुस जाएंगे। पेरिस का CAC 45.7% मैडम गिरा है आज ही। यूरोपीय बाजार में अगर मैं जाऊं तो जर्मनी का DA 0.5% गिर रहा है। अगर मैं और इससे आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ने के बाद मुझे देखने को मिलता है कि जापान का जो इंडेक्स है वो निक्केई करीब 8% के साथ गिर रहा है। यानी कि सारा का चाइना डाउन है। स्थिति ये है कि अगर ये सब चलता रहा तो निश्चित रूप से जो शॉर्ट टर्म जो प्लेयर थे, जैसा कि विनोद जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए इस वक्त तो नहीं है। इस वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि अनसर्टेनिटीज हैं, अनिश्चितताओं का दौर है। हाँ, जैसा कि हमारे इंद्रजीत सिंह जी ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम है कि जैसे ही मार्केट में ये आशंका जताई जा रही है कि इन्फ्लेशन आने वाला है या रिसेशन की ओर हमारा मार्केट जा सकता है, तो अभी 25 बेसिस पॉइंट पहले कट किया था, अब फिर मुझे लग रहा है ऐसा कि गवर्नमेंट जल्द ही इसमें डिसीजन लेगी ताकि लोगों के पास एकदम बहका जो वातावरण बन रहा है, बहका वातावरण बन किसके साथ रहा है, जैसे कि जो छोटे जो जिसको कहते हैं मैडम हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में गिग इकोनॉमी। अब गिग, जैसे मैं किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं लूंगा जहां पर गिग इकोनॉमी है, मतलब गिग वर्कर्स हैं, वो गिग वर्कर्स हटने के चांसेस हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री से जुड़े हों, चाहे वो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हों, चाहे वो कार इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हों। आप देखिए कि वहां पे वर्कर्स कट डाउन होंगे। तो जो आपका जो प्रश्न है कि नौकरियां जाएंगी क्या, निश्चित रूप से गिग वर्कर्स की नौकरियां जाने की पूर्णतः आशंका है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का माहौल है। रीजन ये है कि जब स्टॉक मार्केट जब डाउन जाएगा, इन्फ्लेशन निश्चित रूप से हाई जाए, और ये विश्व की बात कर रहे हैं, केवल भारत की नहीं। चिंता का जो विषय है ना मीना जी, और मेरे जो साथीगण कह रहे हैं ना कि ये बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाला नहीं है यार, निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को इस पर रीथिंक करना होगा। आज नहीं तो 2 क्वार्टर के बाद रीथिंक करना हो। 2 क्वार्टर मींस लगभग अगर मैं यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करूं, आप निश्चित रूप से मेरी बात को नोट कर लेना। और आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा
कि निश्चित रूप से 2 क्वार्टर्स के बाद अमेरिका इस पर रिथिंक करेगा, क्योंकि उसको भी रीएनालाइज करने की नीड होगी। रीजन ये है कि चाइना, मैडम ऐसे नहीं, चाइना 21-22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 27 ट्रिलियन डॉलर की, तो दोनों के आपस में फाइट है। बड़े बड़े कहते हैं ना, बिग प्लेयर्स आर फाइटिंग इन द ग्राउंड, तो वो बिग प्लेयर्स है, बिग बुल्स है। अब हम लोग जो है ना, भारत के लिए क्या है, आपने जो प्रश्न पूछा मैं उस पर आऊंगा। भारत के लिए एक टर्म है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। हमें, आपने देखा होगा, इकोनॉमिक डिप्लोमेट बन के एक साधारण रूप से उसे देखना है, हमें कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, हमें से मतलब बोले जो हमारे यहाँ के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको। हाँ, हमें इंटरनल करेक्शन करते रहना है, जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक को करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टर्स को कैसे, जैसे कि हमारे विनोद भाई ने कहा कि सर ऐसा हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म में मतलब जो है ना प्लेइंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसके निश्चित रूप से रिजल्ट आएंगे। तो अगर हम लोग ट्रेंड देखें मार्केट का, तो हमारी स्थिति इतनी अभी कोई खराब नहीं हुई है कि मार्केट एकदम कोलैप्स होने की स्थिति में जा रहा है। तो मीना जी, मुझे लगता है कि आशान्वित रहिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आपके दर्शकों से कहूंगा, और उन दर्शकों से कहूंगा जो कि लॉन्ग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, केवल शॉर्ट टर्म में अगर इंट्राडे करने के मूड में है, तो निश्चित रूप से मार्केट की स्थिति अभी इंट्राडे ट्रेडिंग की नहीं है। शायद विनोद जी इसको और करेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूं। मैं विनोद जी के पास जाती, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। लेकिन आप सबसे जितनी बात हुई है उसमें हमारे दर्शकों को एक बात तस्वीर साफ हो गई कि कम से कम अभी चिंता की कोई बात ऐसी नहीं है, परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है कि मंदी भारत की अर्थव्यवस्था में पैर पसार रही हो। हाँ, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ी परेशानी आ सकती है। उन परेशानियों से कैसे बचना है उसके कुछ टिप्स आप लोगों ने दिए, कुछ लगातार बिजनेस चैनल पर जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनको आप जरूर सुनिए। आम आदमी को समझने की जरूरत है कि कुछ लोग जो डराते रहते हैं कि पता नहीं कौन सा मंदी की महामारी आ रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो रही है और दुनिया में पता नहीं कौन सी भुखमरी आ जाएगी, ये जितनी डरावनी चीजें हैं कम से कम उनसे बचिए। लेकिन हाँ, इस वक्त परेशानी है, आने वाले दिनों में ये परेशानी और बढ़ सकती है, रोजगार पर सीधा सीधा इसका असर पड़ सकता है, आम आदमी के पॉकेट पर भी अभी कम से कम इसका असर है। लॉन्ग टर्म में ये मार्केट बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को नुकसान निश्चित रूप से है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आ रही है, हमारे दर्शकों ने बेहतर ढंग से इसको समझा होगा। इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।